हो गया। हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल। टीचर्स एकेडमी परिवार पर आप सभी का स्वागत। मैं अरुणजय मिश्रा। तो आप जान रहे हैं भाई कि कल ही टेट का नोटिफिकेशन पूरी तरीके से आउट हो गया। अब आपका एडमिट कार्ड का डेट, फॉर्म का डेट, एग्जाम डेट तो पहले ही आ चुका था। तो अब तैयार हो जाएं, क्योंकि यूपी टेट जो डेट निर्धारित है उसी डेट पर होगा। तो लग जाए, समय भी आपके पास। आप ये कह सकते हैं कि अब आपको दौड़ने भागने का समय नहीं बचने वाला है। क्योंकि अगर आप यूपी टेट प्राइमरी, जूनियर अगर आप क्वालिफाइड हो जाते हैं तो एक आपके पास तो भाई पात्रता आ ही जाएगा। और वैकेंसी भी लगातार 2026 जो है ये सुनहरा वर्ष होने वाला है, खासकर शिक्षक भर्ती के लिए। तो यूपी टेट को लेकर जो ऊहापोह की स्थिति थी, लगातार आप खबरों में बने हुए थे कि भाई कभी पेपर की कटिंग पढ़ रहे थे, कभी उसमें आए न्यूज पढ़ रहे थे, आयोग की जानकारी ले रहे थे। लेकिन कल आयोग ने पूरी तरीके से क्लियर कर दिया कि यूपी टेट अब होने जा रहा है। अब इसमें किसी भी प्रकार की कोई संशय नहीं बचा है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के टेट की प्रैक्टिस सेशन की, क्योंकि अब दमदार तरीके से हम लोग प्रैक्टिस सेशन के साथ जुड़ेंगे। और आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैचेस अब अपने एकदम सीरियस मोड पे आ चुका है। एकदम जबरदस्त तरीके से सारे शिक्षकों के द्वारा संचालित हो रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रैक्टिस सेशन की। देख पा रहे होंगे नया बैच प्रारंभ। आपको कोर्स, नोट्स, टेस्ट, लाइव रिकॉर्ड्स, मॉडल पेपर, इन सारी की व्यवस्था आपके शिक्षण संस्थान के द्वारा किया गया है। चले तो हम लोग देखते हैं आज का पहला प्रश्न। और आज का पहला प्रश्न आपका बोर्ड पे आ चुका है भाई कि किंडरगार्टन विधि। ये ऐसा प्रश्न है जो लगातार आपके यूपी टेट में बना हुआ रहता है। पूछ रहा है किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया। किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया? तो ध्यान देंगे, ऑप्शन है कुक, फ्रोवेल, मॉन्टेसरी और डाल्टन। ध्यान देंगे, किंडरगार्टन को हम लोग बालकों का उद्यान भी कहते हैं भाई। बालकों का उद्यान या बालकों का बगीचा भी कहा जाता है। बालकों का उद्यान कहा जाता है इसे। तो ध्यान देंगे कि किंडरगार्टन विधि का जो प्रतिपादन किया गया, वो प्रतिपादन किनके द्वारा किया गया भाई? तो प्रतिपादन किया गया फ्रोबिल महोदय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर बच्चे, कि किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन फ्रोबिल महोदय ने किया था। चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग भाई। चले, संकल्पनात्मक परामर्श के जन्मदाता कौन है? संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता कौन है? ऑप्शन ए है विलियम्स, थॉर्न, रोजर्स और इनमें से कोई नहीं। फटाफट कमेंट करें, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही उत्तर क्या होगा? संकल्पनात्मक या संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता कौन है भाई? तो ध्यान देंगे, संकलनात्मक परामर्श के जो जन्मदाता हैं वो जन्मदाता कहे जाते हैं कौन? थॉर्न महोदय कहे जाते हैं। जो आप कहेंगे संकल्पनात्मक परामर्श या संकलनात्मक परामर्श से जुड़े हुए मनोवैज्ञानिक कौन है? तो कहेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। थॉर्न महोदय इज द राइट आंसर भाई। चलें, थर्ड क्वेश्चन कहता है छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि कौन सा है? छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि कौन सा है? ऑप्शन ए कहता है उसे माता पिता को सूचित करना, छात्र को दंडित करना, उसे नजरअंदाज करना, अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना तथा उपचारों का सुझाव देना। तो ध्यान देंगे, अवांछित व्यवहार मतलब कि वह व्यवहार जो वांछनीय ना हो, जो बेहतर ना हो अधिगम के लिए, तो कहेंगे उसके माता पिता को सूचित करेंगे। बेटा, शिक्षक के द्वारा उसमें संशोधन किया जाएगा, न कि उनके माता पिता को सूचित करेंगे। छात्र को दंडित करेंगे। दंड का प्रावधान अधिगम के साथ कभी नहीं जुड़ा हुआ होता। अगर आपको नजरअंदाज करना है तो बालकों में संशोधन नहीं हो पाएगा, सुधार नहीं हो पाएगा। तो सही ऑप्शन आपका चयन होगा क्या भाई? क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो सही उत्तर होगा मेरे बच्चे,
ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, कि अवांछित व्यवहार के कारणों को मैं पता लगाऊंगा और उसके उपचार का सुझाव दूंगा। ठीक है, क्लियर है। अवांछित व्यवहार में संशोधन किया जाता है, सुधार किया जाता है, ताकि बालकों के द्वारा क्या किया जाए, वांछित व्यवहार में परिवर्तन हो। इसलिए आप कहेंगे कि शिक्षकों के द्वारा उनके अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाएंगे और उसमें उपचार का सुझाव देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डिस्लेक्सिया संबंधित है, ध्यान देंगे, अधिगम विकार से यह प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, डिस्लेक्सिया संबंधित है, ऑप्शन कहता है लेखन संबंधी समस्या से, पठन संबंधी समस्या से, गणितीय कौशल संबंधी समस्या से और वाक क्षमता संबंधी विकार से। चले, डिस्लेक्सिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्ग्राफिया, ये जो प्रश्न है भाई अधिगम विकार से जुड़ा हुआ प्रश्न होता है। अक्सर आप देखते हैं ये टेट, सीटेट सब में पूछा जाता है और खासकर टेट में भी ये प्रश्न कई बार आ चुके हैं कि डिस्लेक्सिया संबंधित है किससे मेरे बच्चे, लेखन संबंधी समस्या से, पढ़ने संबंधी समस्या से, गणितीय संबंधी समस्या से या वाक क्षमता संबंधी समस्या से। क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर क्या होगा, एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे तो ध्यान देंगे बेटा। डिस्लेक्सिया की जब चर्चा हो तो डिस्लेक्सिया किससे संबंधित होगा, एक बार सभी लोग कमेंट करें, सभी लोग कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे डिस्लेक्सिया संबंधित है किससे मेरे बच्चे, पढ़ने संबंधी समस्या से है। अगर वही गणितीय कौशल कहेगा तो कहिएगा डिस्कैलकुलिया से है। सर एक डाउट है सूर्य यादव जी, सर कौन से प्रश्न में डाउट है, एक बार क्लियर करें। क्वेश्चन नंबर एक बार कमेंट में जरूर डालें, क्या डाउट है आपको, किस प्रश्न में डाउट है, मैं जरूर उस प्रश्न पे आऊंगा सूर्य जी। चले, क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही उत्तर होगा वो सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सिवाय महादेव का लाडला, वेरी गुड, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अरे भाई जो शिव का भक्त हो तो ऑप्शन तो सही होंगे ही। चले, ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डिंग किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डिंग किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं या उपयोग किए जा सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट कहता है श्रवण बाधित विद्यार्थियों के लिए, दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के लिए, अस्थि बाधित विद्यार्थियों के लिए या शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थियों के लिए। ध्यान देंगे, ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डिंग किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। फटाफट सभी लोग कमेंट करें जबरदस्त तरीके से। भाई ध्यान देंगे, जब ब्रेल लिपि की बात होगी तो ब्रेल लिपि क्या होता है बेटा, ये थोड़ा सा आप उभरा हुआ लिपि होता है जिसे बच्चे छू कर टच करके समझ पाते हैं। टेप रिकॉर्डिंग क्या है बेटा, वो सुनाई तो देगा ही, इसका मतलब यह है कि बालक श्रवण बाधित तो नहीं है लेकिन बालक क्या है बेटा, दृष्टि बाधित है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर बच्चे, कि दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डिंग शैक्षिक प्रावधान में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। क्लियर है। चले, क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर बच्चे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है CWSN का अर्थ क्या है। CWSN का अर्थ क्या है, तो ऑप्शन फर्स्ट कहता है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, मजबूत आवश्यकता वाले बच्चे, एकांगी आवश्यकता वाले बच्चे, मृदु आवश्यकता वाले व्यक्ति। चलें सभी लोग कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही डिफरेंट प्रश्न है ये। CWSN का अर्थ क्या होगा। प्राची जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चे। चले, CWSN का अर्थ क्या होगा, सभी लोग कमेंट करें। तो ध्यान देंगे CWSN
एन का अर्थ होता है भाई चिल्ड्रेन विथ, ध्यान देंगे अब आप समझ पाएंगे, चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड की ये बात कर रहा है। तो अब आप मुझे बताएं कि इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स का अर्थ क्या है, तो कहेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही उत्तर होगा, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे जो होते हैं, CWSN का जो अर्थ होता है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे होता है भाई। क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर बच्चे। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है। क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है। ऑप्शन कहता है वृत्तिक वृद्धि, साक्षात्कार, विश्वास या संप्रेषण। परामर्श का एक तत्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर क्या हो जाएगा। परामर्श का एक तत्व नहीं है। ऑप्शन ए कहता है वृत्तिक वृद्धि, ऑप्शन बी कहता है साक्षात्कार, ऑप्शन सी कहता है विश्वास और ऑप्शन डी कहता है संप्रेषण। तो ध्यान देंगे, परामर्श की चर्चा होगी तो परामर्श में संप्रेषण कम्युनिकेशन जुड़ा हुआ होता है, विश्वास जुड़ा होता है, साक्षात्कार जो इंटरव्यू मेथड है ये जुड़ा होता है। लेकिन बेटा परामर्श का एक तत्व नहीं है, ये प्रश्न पूछ रहा है तो आप आंख मूंद के मारेंगे क्या, वृत्तिक वृद्धि इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर बच्चे। वृत्तिक वृद्धि इज द राइट आंसर। ये सम्मिलित नहीं किया जाता क्योंकि परामर्श देते समय क्या होता है बेटा, आप आपस में कम्युनिकेट करते हैं, एक विश्वास होता है कि सामने वाले का क्या है बेटा, दिए गया परामर्श सही है, कम्युनिकेशन साक्षात्कार हो सकता है। लेकिन वृत्तिक वृद्धि जो है बेटा ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से जुड़ा होता है बालकों के, ये वृद्धि एवं विकास के अर्थों में दिया जाता है, बालकों के चहुदिशी विकास में दिया जाता है, इसलिए परामर्श में ये शामिल नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर बच्चे। नेक्स्ट प्रश्न है, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहां स्थित है। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहां स्थित है भाई। ऑप्शन ए कहता है आगरा, लखनऊ, इलाहाबाद या वाराणसी। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहां स्थित है। ऑप्शन ए कहता है आगरा, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी। कल की प्रैक्टिस सेशन में एक प्रश्न था, विकलांग शैक्षणिक संस्थान कहां स्थित है, तो आपने कहा था हैदराबाद। वैसे ही मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश कहां स्थित है, सभी लोग कमेंट करें, क्योंकि यूपी टेट में एक संस्थान आपसे पूछा जाएगा, ये प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आपके प्रैक्टिस सेशन में भाई मैंने डाला है कि भाई आपका एक एक संस्थान क्लियर होता चले। तो सभी लोग कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे। तो बेटा मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहां स्थित है, तो बेटा आपका जो मनोविज्ञान शाला वहीं स्थित है जहां से मैं लाइव हूं। और मैं लाइव कहां से हूं भाई, तो ध्यान देंगे आपके अपने शहर प्रयागराज से। तो आप ध्यान देंगे मनोविज्ञान शाला कहां स्थित है बेटे, तो आप कहेंगे इलाहाबाद या आप कहेंगे प्रयागराज। क्लियर है। चले क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। शिवाय जी वेरी गुड, मनोविज्ञान शाला ऑप्शन सी इज द राइट आंसर मेरे बच्चे। चलें नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जो संबंध स्किनर का चूहों से है एवं थांडाइक का बिल्लियों से था, वही संबंध कोहलर का था। किससे है भाई, स्किनर का संबंध चूहों से है, थांडाइक का संबंध बिल्लियों से, वहीं कोहलर का संबंध किससे है, यह प्रश्न पूछ रहा है। जैसे ही कुत्ता महोदय को देखते हैं तो कहते हैं कुत्ता का संबंध पावलव से है, बिल्ली का संबंध थांडाइक से, चूहा का संबंध अगर स्किनर से है तो कोहलर का संबंध किससे होगा, तो ऑप्शन ए कहता है बंदरों से, कुत्तों से, मुर्गियों से या वनमानुषों से।
चलिए सभी लोग कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर क्या होगा? भाई कोहलर का संबंध किससे है? भाई संबंध का मतलब ये प्रयोग पूछ रहा है, इनका कोई रिश्तेदारी नहीं है किसी के साथ, लेकिन इन्होंने अपने सिद्धांत में इनका प्रयोग किया है। स्किनर महोदय ने चूहों पर प्रयोग किया, थॉर्नडाइक महोदय ने बिल्लियों पर, तो कोहलर महोदय किस पर प्रयोग किया, ये संबंध पूछ रहा है। क्लियर है? तो चले हम लोग देखते हैं। बेटा स्किनर महोदय ने क्रिया प्रसूत सिद्धांत का प्रयोग चूहे पर किया, वहीं प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत प्रयोग किया गया बिल्लियों पर, वहीं कोहलर के द्वारा जो सूझ का सिद्धांत, अंतःदृष्टि का सिद्धांत है, वो प्रयोग किया गया किस पे बेटा? वनमानुषों पर। क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सुल्तान महोदय थे, वो वनमानुष भले थे लेकिन उनका नाम सुल्तान महोदय था, और अंतःदृष्टि के सिद्धांत में उन पर प्रयोग किया गया था। क्लियर है? चले एक बार दमदार तरीके से सभी लोग भाई सेशन के साथ जुड़ जाएं, एक दूसरे के साथ शेयर कर दें ताकि सब लोग लाभान्वित हो पाए। ठीक है, सभी लोग कमेंट करेंगे। अधिगम का पठार है, ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 10, अधिगम का पठार है तो कहेंगे अधिगम की समाप्ति, अधिगम में अवरोध वर्धन, अधिगम में दोष, या अधिगम में अवरोध। ध्यान देंगे अधिगम का जो वक्र एवं पठार आप अधिगम की टॉपिक में पढ़ते हैं, तो अधिगम का वक्र जो होता है बेटा वो तो अधिगम की प्रगति को दर्शाता है, अधिगम की प्रगति को दर्शाता है, अधिगम में उन्नति को दर्शाता है। वहीं पठार क्या दर्शाता है मेरे बच्चे? क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ध्यान देंगे अधिगम का जो पठार है, इस पठार में आप देखेंगे कि पठार तभी निर्माण होता है बेटा जब किसी भी प्रकार के अधिगम में आपका बाधा उत्पन्न हो। ठीक है, जब आपके अधिगम में बाधा उत्पन्न हो तब आप कहेंगे इसमें अधिगम का पठार होगा, और अधिगम के पठार में बाधा या अवरोध उत्पन्न होता है ताकि रुकावट उत्पन्न होता है, तो आप कहेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही हो जाएगा वो सही आंसर क्या होगा बेटा? अधिगम में अवरोध ही अधिगम के पठार का निर्माण का कारण बनता है। जैसे मैंने कहा कि हो सकता है शारीरिक परेशानी हो, या आप कहेंगे थकान हो, या आप कहेंगे आपकी रुचि ना हो, जागृत ना हो कि भाई आज जो पढ़ना है हम कल पढ़ेंगे। जैसे बहुत सारे मेरे बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं कि छोड़ो आज क्या प्रैक्टिस सेशन में जाना, कल चलेंगे। तो बेटा ठीक है, आज का तो 30 प्रश्न जो था, हो सकता है वो प्रश्न भाई लगभग वो प्रश्न ऐसा हो जो यूपी टेट के प्रश्न पूछे गए होंगे। तो भाई आज आपका इच्छा नहीं था, मन नहीं था, तो अब कल आप प्रैक्टिस सेशन में आएंगे, कल भी मन ना हो तो परसों आएंगे। तो ये क्या है बेटा? आप कहीं ना कहीं अपने आप को टाल रहे हैं। जब आप टालते हैं तो ये अधिगम का अवरोध होता है जहां पठार का निर्माण होता है। तो कहेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर बच्चे। क्लियर है? चल देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 कहता है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए कहता है पावलोव, बी स्किनर, सी कहता है हल, और डी कहता है क्या बेटा? थॉर्नडाइक। एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर क्या होगा? एक बार सभी लोग कमेंट करें। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक से भी प्रश्न यूपी टेट में पूछा जाता है कि किन मनोवैज्ञानिकों के द्वारा किस पुस्तक की रचना की गई। तो ध्यान देंगे द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन आएंगे भाई? तो आप सीधे कहिएगा बी.एफ. स्किनर इज द राइट आंसर बच्चे। क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कि स्किनर महोदय के द्वारा द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही उत्तर होगा वो सही उत्तर हो जाएगा क्या बेटा? स्किनर महोदय इज द राइट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट है छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन ए कहता है पुरस्कार, बी कहता है प्रशंसा,
सी कहता है दंड और डी कहता है सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। ध्यान देंगे, छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऑप्शन कौन सा है? एक बार सभी लोग चयन करें। पुरस्कार, प्रशंसा, दंड, सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो कहेंगे छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्या बेटा? सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण करना, ताकि बालकों में सही व्यवहार विकसित हो पाए, बेहतर व्यवहार विकसित हो पाए, ताकि वह बालक सामाजिक रूप से जुड़ सके, सामाजिक व्यक्तित्व का एक अवधारणा प्रस्तुत कर सके। इसलिए आप कहेंगे सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण करना ही सही व्यवहार के प्रशिक्षण से जुड़ा हुआ होता है। क्लियर है? समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया था? ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया था? ऑप्शन ए कहता है कोहलर, हल, केंडलर या ब्रिक। समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया था? क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर क्या होगा? एक बार सभी लोग कमेंट करें भाई। तो ध्यान देंगे, समस्या समाधान में जो लक्ष्य का प्रवणता है, इस लक्ष्य के प्रवणता संप्रत्यय को देने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? एक बार सभी लोग जबरदस्त तरीके से कमेंट करेंगे। शिवाजी हल, वेरी गुड। तो ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही उत्तर होगा वो सही उत्तर क्या होगा बेटा? सीएल हल महोदय इज द राइट आंसर। समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता को देने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है? सीएल हल इज द राइट आंसर मेरे बच्चे। पुष्पा यादव जी, सर जी ऐप पर क्लास कब से शुरू हो रही है पूरा कोर्स पढ़ाने के लिए? बेटा आपके ऐप पर सारी क्लासेस प्रारंभ हैं, आप एक बार इंक्वायरी ले सकती हैं। पूरा कोर्स छोड़िए, आपको तैयार कराकर टेट में भेजने की जिम्मेदारी है भाई। और मैं वादा करता हूं सीडीपी बस प्रैक्टिस सेशन और मेरे द्वारा पढ़ाए गए बस टॉपिक की आप एक बार एनालाइज करेंगे, यूपी टेट में एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे। कारण है कि लगभग हम लोगों ने 150-200 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेशन भी चला दिया, देख भी रहे हैं, डेली ये चल भी रहा है और आपके यूनिट वाइज आपके टॉपिक भी चल रहा है। तो आप एक बार इंक्वायरी ले सकती हैं, आप कॉल कर लेंगे, ठीक है। चले, इनमें से कौन सा शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है? ध्यान देंगे, इनमें से कौन सा शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है D.W. एलन, बुश, डेविड ह्यूम, एचिसन। सभी लोग कमेंट करेंगे, इनमें से कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है, जुड़े हुए नहीं है? क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर क्या होगा? फटाफट सभी लोग कमेंट करेंगे कि इनमें से कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो शिक्षण के विचारधारा से संबंधित नहीं है। तो भाई शिक्षण के विचारधारा से संबंधित जो मनोवैज्ञानिक हैं, D.W. एलन महोदय भी हैं, बुश महोदय भी हैं, एचिसन महोदय भी हैं, लेकिन भाई डेविड ह्यूम महोदय जो हैं वो शिक्षण के विचारधारा से जुड़े हुए नहीं है। और बाकी ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो शिक्षण की विचारधारा से जुड़े हुए मनोवैज्ञानिक हैं। जैसे आप कहेंगे भैया D.W. एलन, तो D.W. एलन ने तो भाई शिक्षण की प्रारूप ही बदल दी है। जब 1916 में इनके द्वारा माइक्रो टीचिंग की प्रस्ताव दी गई, माइक्रो टीचिंग में उन सभी कौशलों को डाला गया, समय निर्धारित की गई, तो वही माइक्रो टीचिंग की बात प्रयागराज में भी होती है। इसलिए कहेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर मेरे बच्चे। क्लियर है? चले, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? प्रश्नों को भाई थोड़ा क्लियरेंस में पढ़िएगा। निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? तो कहता है स्मृति स्तर,
अवबोध स्तर, परावर्ती स्तर, दूरवर्ती स्तर। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है ये, 6 to 8 में आपका खासकर पूछा गया है, यूपी टेट का प्रश्न है ये। उम्मीद करता हूं आप सभी के द्वारा इस प्रश्न का जवाब जबरदस्त तरीके से आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो ध्यान देंगे कि शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है, तो मैं ये कहता हूं भाई कि भाई जब आप मेमोरी लेवल की बात करेंगे तो शिक्षण अधिगम के स्तर के रूप में ये जुड़ाव लेगा। जब आप अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात करेंगे तो भी यह अधिगम स्तर के साथ जुड़ाव लेगा। जब आप बात करेंगे बेटे रिफ्लेक्टिव लेवल की तो भी यह अधिगम स्तर के साथ जुड़ाव लेगा। लेकिन बात होगी दूरवर्ती स्तर का, तो यह शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं माना जाता। बाकी बचे हुए 3 ऑप्शन क्या है बेटा? अधिगम के स्तर के साथ जुड़े हुए होते हैं, ये सकारात्मक रूप से होते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर बच्चे। क्यूट गर्ल, ऑप्शन डी। शिवाय जी दूरवर्ती, वेरी गुड। चलें, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है निम्न में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है? प्रश्न को देखेंगे, निम्न में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है? ऑप्शन ए कहता है अन्वेषण, व्याख्यान, योजना या मस्तिष्क उद्दीलन। क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान देंगे, निम्न में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है? ऑप्शन ए कहता है अन्वेषण, व्याख्यान, योजना या मस्तिष्क उद्दीलन। क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सभी लोग कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? चलें, तो कहेंगे कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है, तो भाई जनतांत्रिक शिक्षण नीति व्याख्या अन्वेषण को माना जाता है, योजना को माना जाता है क्योंकि ये सभी के लिए होता है, मस्तिष्क उद्दीलन के लिए जब प्रश्नों का उपयोग करते हैं। लेकिन कहेंगे बेटा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है, ये व्याख्यान को जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि यह शिक्षकों के द्वारा या कहेंगे व्यक्ति विशेष के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है और यह व्यक्ति विशेष ही इसका उपयोग कर व्याख्यान को प्रदर्शित करता है। इसलिए कहेंगे जनतांत्रिक शिक्षण नीति व्याख्यान को छोड़कर बाकी ये सभी 3 ऑप्शन जनतांत्रिक शिक्षण नीति के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही उत्तर हो जाएगा मेरे बच्चे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कक्षा कक्ष में शिक्षकों के द्वारा व्याख्यान जब दिया जाता है तो उनमें बालकों का किसी भी प्रकार का कोई अन्वेषण या कक्षा की कोई योजना या बालकों के मस्तिष्क उद्दीलन से संबंधित नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर बच्चे। चलें, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है निम्न में से कौन सी समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है? ध्यान देंगे, निम्न में से कौन सी समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन ए कहता है समावेशी शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है, यह कोई उपार्जित अवस्था या उत्पाद नहीं है। ऑप्शन बी कहता है यह केवल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के सीखने की अभिवृद्धि करती है। ऑप्शन सी कहता है यह दिव्यांग बालकों की देखभाल से उनकी शिक्षा और व्यक्तिगत विकास की ओर सेवा में बदलाव है। ऑप्शन डी कहता है यह सभी विद्यार्थियों की क्षमताओं को अधिकतम स्तर तक बढ़ाना चाहती है। अब आपके पास ऑप्शन 4 है और ये पूछ रहा है समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है, तो जरा एक बार सभी लोग दबा के कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर क्या होगा? तो ध्यान देंगे कि समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है, तो कहेंगे कि क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? कि यह केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के सीखने में अभिवृद्धि करती है। ये सही नहीं है, ये विशेषता नहीं है।
समावेशी का अर्थ होता है मेरे बच्चे एक समान शिक्षा सभी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आए हुए बालकों के लिए एक छत के नीचे व्यवस्था करना समावेशी शिक्षा की देन है, जिसमें किसी भी प्रकार के बिना रंग रूप भेदभाव लिंग जाति के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हो। एक कक्ष में सभी वर्ग सभी जाति सभी समूह के बच्चे पढ़ेंगे। तो फिर इसमें केवल कहां से आ गया? अगर कहेंगे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए तो ध्यान देंगे भाई सामान्य के साथ अगर विशेष जुड़ा होता तो ये ऑप्शन सही था, ये विशेषता मानी जाती, लेकिन केवल विशेष आवश्यकता, इसलिए कहेंगे क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बच्चे क्लियर है? सिवाय जी सभी के लिए समान शिक्षा, एकदम आपने सही कहा भाई, वो चाहे जिस वर्ग जाति समूह से हो सभी के लिए एक समान शिक्षा की व्यवस्था समावेशी शिक्षा करती है। चलें, निम्न में से कौन सा फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। निम्न में से कौन सा फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए कहता है शिक्षक कथन, छात्र कथन, अभिभावक कथन या मौन। क्वेश्चन नंबर 18 का सभी लोग जबरदस्त तरीके से कमेंट करेंगे। निम्न में से कौन सा फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए कहता है शिक्षक कथन, छात्र कथन, अभिभावक कथन या मौन। आप सभी का मैं कमेंट ले रहा हूं भाई। टॉप सॉल्यूशन जी 17 का भी, चलिए क्यूट गर्ल जी बी, सिवाय जी 18 का सी। चलिए सभी लोग कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 तो ध्यान देंगे, फ्लेंडर की जो अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली है इसमें शिक्षक का कथन भी शामिल होता है, जुड़ा हुआ होता है, छात्र का कथन भी जुड़ा होता है। मौन कब होते हैं भाई? जब छात्र किसी व्याख्या को सुन रहे होते हैं या विषय वस्तु से संबंधित वो जानकारी एकत्र कर रहे होते हैं, लेकिन आपसे पूछ रहा है संबंधित नहीं है तो आप आंख मूंदिए और मारिए अभिभावक का कथन आपके अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली के अंतर्गत नहीं आता। इसलिए क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर मेरे बच्चे। शिक्षण प्रशिक्षण प्रक्रिया में अभिभावक का विद्यालय परिस्थिति अंतःक्रिया में किसी भी प्रकार का कोई रोल नहीं होता मेरे बच्चे। ये जिम्मेदार हैं सिर्फ अपने बच्चों को क्लास तक पहुंचाने के लिए और उनको लेने के लिए। अंतःक्रिया के अंतर्गत इसमें शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम, उनकी सोच, उनके विचार शामिल होते हैं। क्लियर है? चल, संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई है। ध्यान देंगे, संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई है। ऑप्शन ए कहता है ध्वनिग्राम, रूपग्राम, पद या शब्द। संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई क्या मानी जाती है भाई? क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सभी लोग कमेंट करेंगे। संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई क्या मानी जाती है? तो ध्यान देंगे, संभाषण या भाषा के अर्थ में लघुत्तम इकाई के रूप में ध्वनिग्राम को नहीं माना जाता, पद या शब्द को नहीं माना जाता, बल्कि क्या माना जाता है बेटा? रूपग्राम को माना जाता है। संभाषण में अर्थ की सबसे लघुत्तम इकाई क्या होती है? रूपग्राम इज द राइट आंसर बच्चे। क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर बच्चे। क्लियर है? चले सर ऑप्शन इंग्लिश में भी लाया करो। अच्छा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, कल से सारे इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही रहेंगे। देखिए आपके सारे समस्या का समाधान संस्थान के द्वारा किया जाएगा। कल से आपके सीडीपी के प्रश्न बाइलिंगुअल में होंगे, मैं वादा करता हूं आपसे। चल, हम करके सीखते हैं, यह किसने कहा था? ध्यान देंगे, हम करके सीखते हैं, यह किसने कहा था? ऑप्शन ए कहता है डॉक्टर मेस, योकम, सिंपसन या कोलेस्निक।
हम करके सीखते हैं, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 20 का सभी लोग कमेंट करेंगे। हम करके सीखते हैं, यह किसने कहा? डॉक्टर मेस, योकम, सिम्पसन या कहेंगे कोलेसनिक। क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो हम करके सीखते हैं, यह जो कोटेशन है, यह जो विचार है मेरे बच्चे, यह डॉक्टर मेस के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर मेरे बच्चे। हम करके सीखते हैं, यह कोटेशन डॉक्टर मेस ने दिया था। क्लियर है? चले नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? ऑप्शन ए कहता है स्मृति, बोध, चिंतन, वर्णन। सभी लोग कमेंट करेंगे, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? स्मृति, बोध, चिंतन या वर्णन। क्वेश्चन नंबर 21 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो कहेंगे शिक्षण के स्तर के साथ जुड़ा होता है बालकों का मेमोरी, उनका बोध या अंडरस्टैंडिंग, या उनका क्या बेटा थिंकिंग या कहेंगे चिंतन। ये सभी क्या है? ये शिक्षण के स्तर के रूप में जाने जाते हैं। बल्कि भाई आपसे प्रश्न पूछ रहा है शिक्षण का स्तर नहीं है, तो कहिएगा क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही उत्तर होगा भाई ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। शिक्षण का स्तर नहीं माना जाता, ऑप्शन डी वर्णन इज द राइट आंसर। क्लियर है? चले शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया होती है। शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया होती है। ऑप्शन ए कहता है क्रिया और प्रतिक्रिया की, निदान की, प्रत्यक्षीकरण की या उपयुक्त सभी। शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया होती है, तो ऑप्शन ए कहता है क्रिया और प्रतिक्रिया की, निदान की, प्रत्यक्षीकरण की, उपयुक्त सभी की। क्वेश्चन नंबर 22 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे कि भाई शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया क्या होती है? चलें तो ध्यान देंगे, आप प्रश्नों को सही तरीके से पहले समझ लें। यह प्रश्न क्या पूछ रहा है? शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था जो होती है उसमें मुख्य संक्रिया क्या है? तो ध्यान देंगे बेटा, आपके अंतःक्रियात्मक अवस्था की चर्चा कर रहा है, स्वयं से आप अपने अंतःक्रियात्मक अवस्था के साथ कार्य कर रहे हैं, तो कहेंगे सिर्फ इसका आंसर हो जाएगा क्या मेरे बच्चे? क्रिया और प्रतिक्रिया जो है यह अंतःक्रियात्मक अवस्था की मुख्य संक्रिया है। ये निदान किसके द्वारा दिया जाएगा? शिक्षकों के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, बालकों के द्वारा। यह आपको ऑप्शन भटकाने के लिए दिया है। शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था में जो मुख्य संक्रिया मानी जाती है वह मुख्य संक्रिया मानी जाती है बेटा क्या? तो बालकों के द्वारा क्रिया करना और उसके प्रतिक्रिया को दोहराना, यह अंतःक्रियात्मक अवस्था की मुख्य संक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर बच्चे। क्लियर है? चले नेक्स्ट देखेंगे। एक बालक काली गाय, काला कुत्ता, काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है, इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है। ध्यान देंगे, एक बालक जो है सभी काली चीजों को देखकर डरता है, चाहे वो काली गाय हो, काला कुत्ता हो या काली कोई भी वस्तु हो। तो इस प्रकार के अनुबंधन में निहित क्या है मेरे बच्चे? कहेंगे अनुक्रिया का सामान्यीकरण, अनुक्रिया अनुबंधन, उद्दीपक सामान्यीकरण, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब मैं उम्मीद करता हूं कि भाई आप
इस प्रश्न का जवाब बेहतर तरीके से दें। अगर कोई एक बालक काली वस्तुओं को देखकर, काली गाय को देखकर, भाई काला कुत्ता को देखकर अगर वो डर रहा है, तो क्या वह अनुक्रिया सामान्यीकरण है, अनुक्रिया अनुबंधन है, उद्दीपक सामान्यीकरण है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो सभी लोग कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 का सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई। तो ध्यान ये देंगे कि अगर कोई बालक एक काली गाय, काला कुत्ता, काली वस्तुओं को देखकर डर रहा है, तो बेटे क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही उत्तर हो जाएगा, वो सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? कहेंगे उद्दीपक का सामान्यीकरण। क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्यों मेरे बच्चे? क्योंकि एक समान कोई भी ऐसी क्रिया या एक समान कोई भी ऐसी वस्तु, या हम कहेंगे स्टिमुलस या उद्दीपक, बालक दूसरे उद्दीपक में भी उसी सामान्य क्रिया को मिलाता या दोहराता है। कुछ तो सामान्य होगा, ध्यान देंगे। गाय है, कुत्ता है, वस्तु है, लेकिन इसमें सामान्य क्या है बेटा? वो काला है, वो काली है, ये काली है, ये क्या है? ये सभी सामान्यीकरण को दोहरा रहा है। और ये तीनों क्या है बेटा? ये उद्दीपक के रूप में है, तो कहेंगे उद्दीपक का सामान्यीकरण इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर बच्चे। ये उद्दीपक का सामान्यीकरण है, जो बालक देख करके कुछ सामान्य वस्तुओं को मिला करके वो बना रहा है, इसलिए कहेंगे उद्दीपक का सामान्यीकरण। अनुक्रिया का सामान्यीकरण नहीं होगा। बालक डर रहा है, ये उसकी अनुक्रिया हो सकती है, लेकिन वो कुछ मिला रहा है तो उद्दीपक के रूप में मिला रहा है। उद्दीपक में कुछ समानताओं को एकत्र कर रहा है। वो समानता क्या है बेटा? कि सब गोरे हैं, अरे सॉरी, सब काले हैं, गोरे नहीं हैं। इसलिए आप कहेंगे क्वेश्चन नंबर 23 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर बच्चे। क्लियर है? नेक्स्ट है, शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है? शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है? तो ऑप्शन ए कहता है विद्यार्थियों के मानसिक स्तर की, व्यक्तिगत भेद की, अभिभावक की पृष्ठभूमि की और विषय की विशिष्ट प्रकृति की। चलिए, शिक्षण विधि का जब आप चयन करेंगे तो आपके चयन करते समय किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। अब ये 4 ऑप्शन आपके पास है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है कि जब आप शिक्षक बनेंगे, शिक्षण विधि का चयन करेंगे, तो उनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका आप चयन नहीं करेंगे? एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे कि कौन सा ऐसा विधि जो आपके द्वारा चयन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही उत्तर होगा, वो सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो आप कहेंगे बालकों के मानसिक स्तर का चयन आप करेंगे। क्यों? क्योंकि बालकों के मानसिक स्तर का पता लगाना, उनकी जानकारी आप क्या कहेंगे भाई? आपके पास होनी चाहिए। व्यक्तिगत भेद, देखिए भाई, व्यक्तिगत भेद कहेंगे या व्यक्तिगत विभिन्नता कहेंगे, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। विषय वस्तु की विशिष्ट प्रकृति के बारे में जानकारी होनी चाहिए। चयन करेंगे आप, लेकिन सही उत्तर 24 का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही उत्तर होगा भाई, अभिभावकों का पृष्ठभूमि इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर बच्चे। अभिभावक की पृष्ठभूमि क्या है, ये आपको चयन करते समय ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। क्या है भाई? शिवाय महादेव जी, आज ईद है, तो भाई अच्छी बात है, ईद मुबारक सभी को। क्यों आज ईद है? तो क्या कुछ खास है तो बताएं। तो चलिए भाई, आप लोग सेवई का भी मजा लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? ध्यान देंगे, बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है, तो कहेंगे ऑप्शन ए कहता है अभिवृत्ति में स्थिरता, सामूहिकता की प्रबलता, जिज्ञासा की कमी, समूह एवं खेलों में सहभागिता। ध्यान देंगे, बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है, यह प्रश्न पूछ रहा है आपसे
इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? अभिवृत्ति में स्थिरता, सामूहिकता में प्रबलता, जिज्ञासा की कमी और समूह एवं खेलों में सहभागिता। चले, अब बस 5 प्रश्न और बचा हुआ है। जबरदस्त तरीके से आप लोग कमेंट करें, फिर आपको मैं ईद मुबारक के अवसर पर सेवई खाने के लिए छोड़ूंगा जरूर भाई। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही उत्तर क्या होगा, एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे तो ध्यान देंगे। बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो कहेंगे इन बालकों में जिज्ञासा की कमी होगी, ये नहीं है, विशेषता नहीं है। और बाकी आप देखेंगे सामूहिकता मतलब ग्रुप में रहना इन्हें बहुत पसंद है भाई। आप देखेंगे अभिवृत्ति की स्थिरता भी इनमें बहुत होती है। ये समूह के खेल में सहभागिता दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर बच्चे। क्यूट गर्ल जी सी, शिवाय जी सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? ध्यान देंगे, निम्न में से कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए कहता है आयोजन, उद्वन, अभिप्रेरणा या प्रबोधन। तो निम्न में से कौन सा सृजनात्मक एक्टिविटी से प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? तो उनमें से ऑप्शन का चयन आप करेंगे। क्या आयोजन, उद्भवन, अभिप्रेरणा या प्रबोधन? क्या सही उत्तर हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 26 का सही उत्तर क्या होगा, एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे। निम्न में से कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? तो कहेंगे सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है, ये प्रश्न पूछ रहा है आपसे। तो कहेंगे कि आयोजन जो है ये सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित है। उद्भवन मतलब नए विचारों से। अब प्रबंधन का मतलब होता है क्या बेटा? ये भी आपका सृजनात्मक प्रक्रिया से जुड़ा होता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अभिप्रेरणा इज द राइट आंसर बच्चे। सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है, तो कहेंगे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर बच्चे। क्लियर है? चले नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? निम्न में से कौन सा वृद्धि एवं विकास का प्रथम चरण है? तो ऑप्शन कहता है नैतिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास या मानसिक विकास। क्वेश्चन नंबर 27 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सभी लोग कमेंट करेंगे तो ध्यान देंगे कि वृद्धि एवं विकास का जो प्रथम चरण माना जाता है, जिसे आप शैशवा अवस्था कहते हैं, तो प्रथम चरण का अर्थ बेटा शैशवा अवस्था। जब आप शैशवा अवस्था की चर्चा करते हैं तो इस अवस्था में तीव्र गति से जो विकसित होता है वो तीव्र गति से विकसित होता है क्या बेटा? शारीरिक विकास। बालकों का सर्वाधिक तीव्र गति से शारीरिक विकास शैशव अवस्था में विकसित होता है। बल्कि आप कहेंगे नैतिक विकास, तो कहेंगे बेटा यह आयु के अनुसार बदलता रहता है। सामाजिक विकास, समाज में जब बालक इंटरेक्ट होगा, समाज से जुड़ाव लेगा, तब यह होगा। मानसिक विकास, मेंटल एबिलिटी की जब इसकी चर्चा होगी, मानसिक क्षमता की विकास होगी, तो जैसे जैसे बालक समाज में अपने वातावरण में अपने विषय वस्तु के साथ ही अवलोकन करके या देखकर जैसे अपनी समझ विकसित करेगा, मानसिक विकास होगी। लेकिन इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर बच्चे। चल नेक्स्ट प्रश्न है, सीखना एक तरह के व्यवहार का। ध्यान देंगे, सीखना एक तरह के व्यवहार का संशोधन है, बचाव है, विस्तार है या प्रसार है। सीखना एक तरह के व्यवहार का संशोधन है, बचाव है, विस्तार है या प्रसार है। क्वेश्चन नंबर 28 का सही उत्तर क्या होगा? तो कहेंगे जब कोई व्यक्ति अधिगम करता है, सीखता है, तो अधिगम के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन आता है मेरे बच्चे। वह परिवर्तन कैसा होता है? तो आप कहते हैं यह व्यवहार जो है परिवर्तन अस्थायी रूप में आता है। मतलब यह है बेटे कि अगर कोई व्यक्ति सीख रहा है तो लगातार उसके व्यवहार में संशोधन हो रहा है,
तो कहेंगे क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर बच्चे, कि जब हम लोग जैसे जैसे आयु वर्ग के अनुसार हम लोग अपना विकास करते हैं, जैसे जैसे आयु बढ़ती है, बालकों के व्यवहार में निरंतर संशोधन या परिवर्तन देखने को मिलता है और वो परिवर्तन अधिगम के द्वारा आता रहता है। क्वेश्चन नंबर 28 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर बच्चे। नेक्स्ट प्रश्न है, स्कीनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। स्कीनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है, कहेंगे चालक अधिगम के लिए, शाब्दिक अधिगम के लिए, प्रसूत अनुबंधन के लिए, आकस्मिक अधिगम के लिए। आज का यह सेकंड लास्ट प्रश्न है, कहेंगे स्कीनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है, तो कहेंगे चालक अधिगम के लिए, शाब्दिक अधिगम के लिए, प्रसूत अधिगम के लिए या आकस्मिक अधिगम के लिए। तो ध्यान देंगे बीएफ स्कीनर महोदय के द्वारा, बीएफ स्कीनर महोदय के द्वारा जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया गया, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया गया, इसमें जो चूहा महोदय हैं, चूहा को जो बंद किया गया था वो स्कीनर बॉक्स में ही बंद किया गया था। और स्कीनर बॉक्स नाम कौन रखा था भाई? तो आप कहेंगे स्कीनर बॉक्स बीएफ स्कीनर के शिष्यों ने नाम रखा था उनके सम्मान में। तो ध्यान देंगे स्कीनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है प्रसूत अधिगम के लिए। क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर बच्चे। क्लियर है? चलें, तो आज का लास्ट प्रश्न ये बोर्ड पर देख पा रहे होंगे आप कि क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है बुद्धि मापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में। ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है बुद्धि मापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में 4 उप परीक्षण होते हैं, 5 उप परीक्षण होते हैं, 8 उप परीक्षण होते हैं या 7 उप परीक्षण होते हैं। एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 का सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? बैटरी भाटिया परीक्षण में कितने उप परीक्षण होते हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आज का यह प्रश्न, लास्ट प्रश्न का जवाब मेरे जबरदस्त सभी बालकों के द्वारा फटाफट कमेंट किया जाएगा। क्या सही उत्तर होगा इसका? तो बेटे ध्यान देंगे, बैटरी भाटिया परीक्षण के द्वारा जो दिया गया, ये प्रयागराज में ही बैटरी भाटिया परीक्षण दिया गया। बुद्धि मापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में जो उप परीक्षण होते हैं, ये उप परीक्षण कितने हो जाते हैं बेटे? 5 उप परीक्षण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर बच्चे। शिवाय जी, क्यूट गर्ल, ऑप्शन बी। चलिए बेटे ध्यान देंगे कि आज का जो प्रैक्टिस सेशन आप सभी के द्वारा जो सेशन का संचालन किया गया, आपने नो डाउट बहुत ही बेहतर संचालन आप लोगों ने किया। बेटा अब लाइव 7 लोग हैं, आंसर नहीं कर रहे हैं, करेंगे वो, हो सकता है वो सिर्फ देख रहे हो, समझ रहे हो क्वेश्चन को। तो कल मैं उम्मीद करूंगा कि आज जितने लोगों की उपस्थिति थी, कल इनसे 2 गुने लोगों की उपस्थिति होगी सेशन के साथ। क्यों ऐसा भाई? क्योंकि अब टेट आ चुका है, अब इंतजार की घड़ी अब आपकी समाप्त हो गई। तो अब आप करेंगे सिर्फ तैयारी, लगेंगे अपने भविष्य निर्माण की ओर। तो यूपी टेट का जो आपका सेशन चल रहा है, यूपी टेट का जो बैचेस प्रारंभ हुए हैं, इसमें मैं जो ऑनलाइन शिक्षक पढ़ा रहे हैं वही हम लोग ऑफलाइन भी पढ़ा रहे हैं। तो कैसा रहा आज का सेशन? एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे क्वेश्चन का लेवल कैसा था, क्वेश्चन के लेवल में दमदार प्रश्नों को शामिल किया गया या नहीं किया गया। एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे, मैं सभी का कमेंट ले रहा हूं। और शिवाय जी, क्यूट गर्ल जी, थैंक यू सो मच। चलिए तो मिलेंगे कल फिर से इसी लाइव सेशन में। समय आपका निर्धारित है 8 से 9, तो जुड़िए इस सेशन के साथ और लाभान्वित हो सभी लोग, क्योंकि प्रश्नों की श्रृंखला लगातार बढ़ती जा रही है और प्रश्नों में लगातार बेहतर प्रश्नों को शामिल किया जा रहा है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।